नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आज अपने चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों के द्वारा की गई रिक्वेस्ट जिसमें CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा था, उसके लिए एक वीडियो जो कि आज आपको CBT 1 के बारे में बताएगी लेके आया हूँ। दोस्तों, जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था वो नोटिफिकेशन 2018 को जो आई थी ALP उसमें था। अब ये जो नोटिफिकेशन थी वो 1 जनवरी 2018 को आई थी, जिसमें टेक्नीशियन और ALP दोनों की भर्तियां थी। करीबन 26,000 वैकेंसीज थी। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, स्केल ऑफ पे। ALP की जो बेसिक जो लगाई जाती है वो 19,900 है, प्लस अदर अलाउंसेस होते हैं जिसमें आपका किलोमीटर अलाउंस जो कि जिसकी वजह से ये आपकी सैलरी अच्छी खासी रहेगी। जो एज है वो 18 से 28 साल तक रहती है। अब जो मेन है एग्ज़ाम की जो स्टेजेस हैं, सबसे पहले जो CBT 1 एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर CBT 2। अगर आपका CBT 1 क्वालिफाई होता है तो CBT 2 के लिए आप आगे जाते हैं। अगर आपने केवल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया है तो आपको केवल CBT 1 और CBT 2 ही देना होता है। CBT 2 के अनुसार टेक्नीशियन की फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाएगी। पर अगर आपने ALP के लिए ऑप्शन डाला है तो फिर आपको सेकंड स्टेज क्लियर होने के बाद में एक कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी जाना पड़ेगा। बेसिकली इसको हम अपनी देसी भाषा में साइको टेस्ट बोलते हैं, जो कि बहुत मेन होता है। CBT 1 के लिए मेरे कुछ दोस्त समझ रहे होंगे कि CBT 1 के क्या मार्क्स जुड़ते हैं, तो नहीं दोस्तों, CBT 1 के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। CBT 1 एक केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। जो मेरिट लिस्ट बनती है वो डायरेक्टली मेरिट लिस्ट आपकी CBT 2 और आपके साइको टेस्ट के अनुसार बनती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पॉइंट नंबर 9, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो जितने आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने अपने टाइम में अटेंड किया था, मुझे जितने भी क्वेश्चन एग्जैक्ट आते थे मैं केवल उतना ही करता था और अच्छे खासे मार्क्स ठीक ठाक बन जाते थे, अच्छे खासे नहीं। उसके बाद दोस्तों आगे लेके चलता हूँ आपको नोटिफिकेशन में। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही बताऊँगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन पेपर भी है जो मैं आपको बता दूँगा, जो कि आपको काम आएगा CBT 1 की तैयारी करने के लिए। अब इसमें देखिए आपको क्या है, डायरेक्ट ये कुछ वैकेंसीज़ हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ गलतियां हमने की थी जो मैं बताना चाहूँगा। हमने सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ये देखा था कि किस बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो मुंबई बोर्ड में भी थी, इलाहाबाद में भी थी, तो ऐसे थी। तो 3rd नंबर पे मुंबई बोर्ड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, तो हमने मुंबई बोर्ड को सेलेक्ट किया था। अब वजह वही थी कि सिलेक्शन भी यहाँ से हुआ, क्योंकि इसकी जो मार्क्स थे, मेरिट लिस्ट जो बनी थी वो नियर अबाउट 70 के आसपास बनी थी, 70.71। पर अब क्या है कि हमें घर से दूर रह के जॉब करनी पड़ रही है। अगर हमने RRB चंडीगढ़ ज्वाइन किया होता या सेलेक्ट किया होता सबसे पहले, तो आज हम अपने घर के पास चंडीगढ़ में जॉब कर रहे होते। तो दोस्तों, बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आगे देखिए दोस्तों, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आपको पहले जॉब चाहिए या घर के पास जॉब चाहिए। उसके अनुसार आप RRB को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसके बाद में ट्रांसफ़र होना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। अब जो मेन चीज़ है दोस्तों, वो है आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड की। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मेरी आँख में प्रॉब्लम है, ऐसे है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप फाइको टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो आपका मेडिकल किया जाएगा। और मेडिकल में सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है वो है आपकी आइज़ के लिए करीबन 7 से 8 टेस्ट
लिए जाते हैं, जिसमें आपकी दोनों आँखों का A1 स्टैंडर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों आँखें आपकी 6/6 विदाउट एनी ग्लास होनी चाहिए। कोई सर्जरी वगैरह आपकी आँखों की नहीं होनी चाहिए, तभी आपको A1 स्टैंडर्ड के लिए और ALP के लिए फ़िट माना जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल में क्या होता है। मेडिकल के लिए एक अलग से भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। दोस्तों, सबसे पहले मेडिकल के लिए आपको एक दूर से विजिबिलिटी चेक होती है, एक पास से होती है, एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस में आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है आँखों की, और पास से दिखाया जाता है सिग्नल, कुछ लाइट्स को, कुछ को दूर से दिखाया जाता है। उसके बाद आपको एक फंडस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। फंडस टेस्ट में आपकी आँखों में एक केमिकल है वो डाल दिया जाता है जिससे आपकी जो आँख की आइरिस होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, और उसको फिर एक एक्सरे के थ्रू स्कैन किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी किसी प्रकार की सर्जरी वगैरह तो नहीं है। तो वहाँ पर आप बच नहीं सकते। अगर आप सोचें कि मैं RRB को मतलब ओवरकम कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारे दोस्त थे हमारे जिन्होंने ALP के लिए अप्लाई किया था और बाद में टेक्नीशियन के लिए किया गया था नीचे ऑप्शन में, तो वो A1 स्टैंडर्ड फिट नहीं हुए, तो उनके मार्क्स अच्छे होने की वजह से उनको टेक्नीशियन में ले लिया गया। तो दोस्तों, जितने अच्छे आप एग्ज़ाम दे के आएंगे वो आपको बताएगा कि आप ALP या टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। हमारी जो ALP की कट ऑफ गई थी वो 70, 71, 72 ऐसे जाती है नॉर्मली सभी RRB की, और जो टेक्नीशियन के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 80+ में, 81, 82, 83 ऐसे। तो दोस्तों, ये तो थी मेडिकल का थोड़ा सा ओवरव्यू। आगे चलते हैं, जो कि एज रिलैक्सेशन वगैरह हैं। आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम है, 500 रुपये हमारे उस समय लगे थे और 250 रुपीज़ रिफ़ंड किए गए थे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक आज वीडियो का वो है फर्स्ट स्टेज CBT 1। तो दोस्तों, इसमें जो 60 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 75 रहेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है आपका, ये केवल एक क्लियर टेस्ट है, मतलब इसको आपने, इसमें आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ये आपका क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो आप आगे CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसको क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी है उसको 40%, OBC है उसको 30%, SC और ST 30 और 25% की रिक्वायरमेंट रहती है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे समय में बहुत सारी वैकेंसीज़ को इसको भरने के लिए लगभग बहुत सारे आदमी थे, इसलिए हमारी जो इसकी भी कट ऑफ गई थी वो 60-65 के आसपास गई थी, जैसा कि आपने NTPC में भी देखा था। तो आप इस चीज़ को ना देखें कि ये 40% है या 30% है। आप अपना जितना अच्छा हो सकता है उतने अच्छे एग्ज़ाम को देखें आएँ। अब आप सोच रहे होगे कि क्वेश्चन नंबर ऑफ 75 थे तो 65 की कट ऑफ गई, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। नहीं दोस्तों, ये जो 75 क्वेश्चन थे इसको बाद में नॉर्मलाइज करके 100 मार्क्स में कंटेन किया जाता है, और 100 में से फिर 65 को कैलकुलेट किया जाता है। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा इतना हार्ड एग्ज़ाम भी नहीं आता है। अगर आपकी नॉर्मल सी प्रिपरेशन है तो आप इसको ईज़िली क्रैक कर सकते हो। अब सिलेबस क्या आता है CBT 1 के अंदर। दोस्तों, CBT 1 को क्लियर करने के लिए और CBT 2 को क्लियर करने के लिए आपको जो मेन फोकस है जो करना है वो आपको करना है आपके मैथमेटिक्स,
और रीजनिंग के ऊपर। अगर आपके ये 2 सेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको सिलेक्शन देने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं आपको यहाँ से आज श्योर कर देता हूँ। ना ही मैथ में ज़्यादा कुछ हार्ड आता है और ना ही इसके अंदर। दूसरी चीज़ दोस्तों, जनरल साइंस की स्टडीज़ या हम तैयारी कहाँ से करें, बहुत सारे दोस्त ऐसे पूछते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने जनरल साइंस की तैयारी करनी है तो मैं आपको बता दूं कि केवल 9th और 10th की NCERT बुक्स अगर आप पढ़ लेंगे तरीके से तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। यहाँ पे बेसिकली लिखा भी हुआ है कि 10th स्टैंडर्ड तक का पढ़ना है। कोई अलग से कोई बुक RRB ALP वगैरह की आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स दिखेंगी जिसकी आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने भी कोई बुक नहीं खरीदी थी अलग से। हाँ, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको करंट अफेयर्स अपने थोड़े बहुत अपडेट रखने पड़ेंगे। हमारे समय की बात बताता हूँ तो मैंने अपने जनरल अवेयरनेस कैसे तैयार की थी, क्योंकि मेरी GK बहुत ही वीक थी। तो मैंने कैसे किया था, उस समय पे हमारे साथ साथ में ग्रुप D के भी एग्ज़ाम चल रहे थे 2018 के अंदर। तो जो ग्रुप D के एग्ज़ाम थे उसके प्रीवियस पेपर्स, जो उसके पेपर वगैरह थे वो आ जाते थे। जैसे ये जितने भी स्टडी वाईफाई स्टडी है और गुरुजी है, इनके ऊपर आते थे। तो वहाँ से हम देखते थे कि करंट अफेयर में किस प्रकार का क्वेश्चन डाला गया है। जैसे कि IPL का क्वेश्चन डाला गया था कि IPL का उस टीम का ओनर कौन है, क्योंकि उस समय IPL चल रहे थे। तो हमने पूरे एक IPL के टॉपिक को उठा लिया था और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे उनको प्रिपेयर किया। उसके बाद इसी तरह से जितने जितने क्वेश्चन जैसे जैसे आए थे, हर टॉपिक को उठाकर हमने प्रिपेयर कर लिया था। कैसा अवार्ड था, कैसे दिए गए थे, उस तरह से तो आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, ज़्यादा जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं उस टॉपिक को उठाकर आप अपना एक कॉपी तैयार कीजिए और उसमें लिखें और उनसे रिलेटेड आप उनको याद कीजिए। दूसरा है दोस्तों, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको अब ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलते हैं। दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन पेपर था जो कभी शिफ्ट 21 अगस्त 2018 को आया था। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके ओवरव्यू के लिए लाया हूँ ताकि आपको पता चले कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए एटम ऑफ फॉस्फोरस। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि साइंस में आपको बस 9th और 10th का पता है तो आपको पता होगा। आपको पता है फॉस्फोरस का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है 15, और 15 को कैसे डिवाइड किया गया है 2, 8 और 5। तो दोस्तों, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से यहीं से उठाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों, और अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसे क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा और उनको पूरा हम स्टडी करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट क्या होगा। तो दोस्तों, इसका हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला जो कि आपकी 10th की बुक में है वहाँ से आपको मिलेगा। ये आपके कुछ हैं GK के क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर के हैं, तो आपको देखने ये आपको ही पढ़ेंगे सर। देखिए, इस तरह के सभी क्वेश्चंस होंगे GK के।
ये साइंस का क्वेश्चन है। डैश इज़ ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो एग्राकिकस इज़ ए, ये हैं। अब इसी तरह से को सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। C6H12 किसका फॉर्मूला है? हेक्सेन, हेक्साइन, हेक्सीन, हेप्टाइन, हेक्सीन। तो दोस्तों आपको इसमें फ़र्क पता होना चाहिए कि आइन, एन और इन में क्या फ़र्क होता है, किस तरह की बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये देखना पड़ेगा। अगर आपने 9th और 10th के टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो दोस्तों आपको सिलेक्शन देने से कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, साइंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन क्लोराइड। तो दोस्तों आयरन क्लोराइड में से आयरन को अगर रिमूव करना है तो इससे हाई लेवल का जो है एलिमेंट होना चाहिए जो कि जिंक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ़ नॉन एथलेटिक एंड डिसिप्लिन बॉयज़ कितने हैं। तो दोस्तों इसका जवाब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 202। 202 में से कितना घटाएं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो दोस्तों आप इसमें से डायरेक्ट जल्दी से जल्दी छोटी सबसे छोटी अंक को लीजिए और घटा के देखिए। ऐसा नहीं है कि मैं देख के बोल रहा हूँ, आप सबसे छोटा लीजिए क्योंकि छोटा छोटा आसान होगा घटाना। 202 में से अगर आपने 6 को घटाया तो दोस्तों 196 आएगा, और स्क्वेयर्स आपको याद ही होंगे 20 तक। तो 196 किसका होता है? 14 का। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर हो गया आपका 6। तो इसलिए सबसे छोटी आप अगर रकम लेंगे तो जल्दी होगा आपको करना। अच्छा, ये तर्क और वितर्क हैं, तो आप रीजनिंग में मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों में 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको तर्क वितर्क के ज़रूर मिलेंगे। तो तर्क वितर्क में भी 3 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप ज़रूर एक अपने रीजनिंग को सॉल्व करें, एक नोटबुक बनाएं उसमें। आगे देखते हैं, द यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर सबको पता है, पास्कल होती है। ये रीजनिंग है दोस्तों। ये देखिए, ये कहता है कि द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द गिवन सेट ऑफ आइटम्स। भाई ये कैसे कैसे हैं, तो दोस्तों आपको ये देख के पता चल रहा होगा, एक समय सूरज निकला है, एक समय बारिश हो रही है, एक समय इन्होंने कोट वगैरह डाल रखा है, तो ये एक तरह का मौसम है। तो अच्छा, दूसरा फिर चलिए क्वेश्चन करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। क्या कहता है देखिए, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मेरे को लगता है कि आप सभी का मैथ अच्छा होगा, पर जिन दोस्तों का मैथ थोड़ा सा भी आपको लगता है कि वीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं जिसमें भी इस पेपर में जितने भी मैथ के टॉपिक्स दिए गए हैं उनके ऊपर ज़रूर आप काम करें। मैं आपको लिंक दूंगा कि कहाँ से आपको ये प्रीवियस पेपर मिलेंगे। जहाँ जहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसी प्रकार के क्वेश्चंस को ट्राई करें, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा काम करें दोस्तों। देख कहता है 3 पाइप हैं, पहले 2 पाइप हैं जो किसी टैंक को 9 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, पर जो तीसरा पाइप है वो उसको 15 घंटे में खाली कर देता है। तो टैंक के खाली होने पर यदि सभी तीनों पाइपों को खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो दोस्तों 2 टैंक भर रहे हैं और 1 टैंक खाली कर रहा है। आप तैयारी करते होंगे तो देखिए लंबा समय हो गया, पर निकालते हैं। जब 2 टैंक जो भरते हैं उनको हम 1/9 उनको ऐड किया जाता है, जो भरते हैं 1/18, और जो खाली करता है उससे हमें माइनस करना होता है, तो 1/15। टैंक का, पाइप और क्रिस्टन और ये समय और दूरी के क्वेश्चन में हमेशा 1/, करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, तो 9 और का 18 ही आ जाएगा, और 18 और इसका 18 पंजे 90, 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10, 18 पंजे 90 और 15 छिक्के 90।
तो 10 और 5 15, उसमें से गया 9, तो इसका बना 9/90, तो 1/10, और 1/10 मतलब 10 आंसर है इसका दोस्तों। तो बिल्कुल अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो आप आसानी से इस पेपर को क्रैक कर देंगे। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड में निकल जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा होगा तो 1 मिनट में। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे दोस्तों। इसके में जो लास्ट डिजिट है वो है 6084, ये है इसकी 4 किस किस के स्क्वायर में आता है दोस्तों, तो आपको देखना है 4 आता है 2 के स्क्वायर में, और 2 दूनी 4, 8 8 64, इन दोनों के में ही केवल पीछे 4 आता है। तो क्या किसी नंबर के पीछे 8 लिखा है, ये देखिए 8 है। क्या किसी के पीछे 2 लिखा है, हाँ 2 है। तो अब ये देखने वाली बात है कि हमें पता चल गया कि इन दोनों में से आंसर है, इन दोनों में से है तो किसका है ये देखेंगे। अब ये बताइए, इसके आगे 82 है, 82 का अगर इसको केवल 80 मान ले तो 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, पर ये वैल्यू तो 6400 से छोटी है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आपका आंसर 78 आ जाएगा। आपको बिना पेन उठाए ही आपको इसका आंसर मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आप करेंगे तो तभी आप 75 मिनट में 60 मिनट्स में 75 के आसपास क्वेश्चंस कर पाओगे। 65 प्लस अगर आपने क्वेश्चन कर दिए दोस्तों तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, सही कर दिए तो। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस की इसी तरह। ये देखिए, ये जीके है, तो जीके दोस्तों मेरी थोड़ी सी वीक है। हाँ, बात करते हैं 36 की। 36 एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। मिरर के क्वेश्चंस भी ज़रूर करके जाइए दोस्तों, मिरर का क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। देखिए मिरर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये हॉरिजेंटल मिरर ऐसा, और एक होता है वर्टिकल मिरर ऐसा। तो ये है आपका वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर में आप देखेंगे कि ये जो एरो है, ये इस तरफ ही रहेगी, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जो ये इस तरह का मिरर है इसमें डायरेक्शन इधर ही रहेगी, पर अगर यही मिरर यहाँ पे हो जा, ऐसे होता नीचे की साइड, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाती है दोस्तों। तो ये कुछ आपको सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस याद रखने पड़ेंगे। तो अब इसमें देखिए आप क्या है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये नहीं होगा। इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये नहीं होगा। इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि डायरेक्शन नहीं बदलती है, डायरेक्शन नीचे की तरफ ही रहेगी। तो डायरेक्शन दोस्तों जिसमें सेम है वही आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको देखते ही समझ में आएगा। ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों क्या कहता है, डैश इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स। तो दोस्तों स्टेमेन हमने कैसे याद करते थे, जैसे दोस्तों मैं कैसे याद करता था दोस्तों को, मैन पीछे आ गया मैन, तो मैन ऑब्वियस सी बात है मेल। अब जिसमें ये है स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल ज़्यादातर लड़कियां ही मारती हैं। तो ये तीनों चीज़ें देखिए, मेरा किसी को कहने से ये मोटिव नहीं है, बस याद करने का एक मैंने तरीका बनाया था। अच्छा मैन है तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का ही है। UETF ये एक सीक्वेंस है, EFGH, आगे क्या पता है आपको, I आएगा। उसके बाद 5 4 6 3, 5 के बाद एक छोड़ के 6 आया, 4 के बाद एक छोड़ के 3 आया, तो 6 के बाद क्या आने वाला है दोस्तों 7, तो 7 किस में है, थर्ड में। बस ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको क्लियर करना बस आपके मन में थोड़ा सा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये हमारे स्टेट से क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, हम सभी इंडियन हैं, पर थोड़ा सा खुशी होती है कि हमारे स्टेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी पहलवान हैं, बॉक्सर हैं, वो हरियाणा से ही निकल के आते हैं। 2016 के अंदर ब्रोंज मेडल साक्षी मलिक जीती थी, वो कहाँ से जीती थी? तो हरियाणा से जीती थी। नीरज चोपड़ा कहाँ से है? तो दोस्तों वो भी हरियाणा से ही है। तो खेल जगत के बारे में आप थोड़ा सा अपडेट रहें। ये क्वेश्चन दिखाने का मेन मोटिव हमारा क्या है कि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको अपने आप को किस तरह से अपडेट रखना है दोस्तों। ये 10 थी तय। अच्छा दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन आपको अटक रहा है कि हाँ मेरे को लगता है कि ये आता है पर उस समय निकल नहीं पा रहा है, तो दोस्तों उसको किसी जगह पे लिख लें। एक आपको रफ पेज और पेन दिया जाएगा, आप उसको साइड में लिख लें कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है पर इसमें समय लगेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है 16 नंबर, आपको आता होगा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, पर इसमें लगता है कि आपको समय लगेगा, तो आप क्या करें दोस्तों, इसको कहीं पे लिख लें कि हाँ 47 46 है। जब आपके पास कहीं भी स्पेयर ऑफ टाइम मिल जाए कि हाँ मैंने कर लिया है, अब देखता हूँ, तो तभी आप पेज पे लिखा होगा कि 46 को देखें क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, √2+1 और माइनस करना है 10 आपको कोट माइनस करना है, तो 10 का उल्टा होता है √+1, ऐसे होता है दोस्तों। इसका अब अपन वो एलसीएम लेंगे और ये सोल्व कर देंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। देखिए, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया बल क्या कहलाता है? बॉयंट फोर्स कहलाता है दोस्तों। बिल्कुल 9वीं की क्लास में चैप्टर में दिया हुआ है, बिल्कुल ही आसान है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको, ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप याद करके रखें कि 1 से 100 तक की जितनी भी गिनतियाँ होती हैं उनका योग कितना होता है, 5050 होता है दोस्तों। अच्छा, इस तरह से करें, और 1 3 5 7 से लेकर 99 तक के जितने क्वेश्चन हैं, नंबर्स हैं, उनका जोड़ कितना होगा, 2 4 6 8, ऐसे कुछ कुछ आप याद रखें, डायरेक्ट आपको समय मिलेगा। इनको सोल्व करने में ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, नहीं तो आप करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो दोस्तों हम आने वाले समय भी में इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक बार आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि क्या आने वाला है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये पार्ट निकालना है आपको, ये हिस्सा कैसा होगा इसका, तो ये हिस्सा इसमें से छाट के आपको निकालना है। देखिए, दिल्ली नदी के पास कौन सी है? यमुना नदी है। बहुत ही आसान से स्तर के क्वेश्चन हैं जो कि आपको इसीलिए समय कम दिया है क्योंकि क्वेश्चन आसान है। तो दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आया तो हम आगे भी इन एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, क्वेश्चन पेपर को, और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो ट्रिक्स भी आपको मैथ के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए, वीडियो लंबी ना करते हुए आपको हम अलविदा कहेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।